बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू और क्विक रिव्यू इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ के अंदर वेलकम। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी डिटरेंस की और देखेंगे डिटरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यानी हम स्पेसिफिकली जो डिटरेंस है उसको इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे कैसे जो है वो अप्लाई होती है और ये एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब इससे पहले ऑलरेडी जो डिटरेंस की जो थ्योरी थी उस पर मैं बात कर चुका हूँ और वो एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो हम डिटरेंस देखेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो है या साउथ एशिया के हवाले से हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मली ये एक ऐसा टॉपिक है ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के जो थिंकर्स हैं, जो ये समझते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई वो रियलिस्ट हैं, ठीक है, वो हकीकत पसंद हैं और वो हकीकत पसंदी के ऊपर यकीन रखते हैं। अब हकीकत पसंदी नॉर्मली इसे आईआर में एक पेसिमिस्ट अप्रोच नॉर्मली कहा जाता है। ठीक है, यानी पेसिमिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि वो दुनिया को बुरा देखते हैं। अब ऑलरेडी मैं रियलिज्म के ऊपर बात कर चुका हूं तो वो तो अब यहाँ बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये एक्चुअली में डिटरेंस जो है ये इसके पीछे सारी की सारी सोच क्या है। ठीक है, थिंकिंग किस तरह की यहां पे इसके पीछे हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए जो रियलिस्ट है आई एम सॉरी, तो जो रियलिस्ट हैं उन वो ये समझते हैं, जो हकीकत पसंद को खुद को समझते हैं। तो देखिए जब हम कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई यार हकीकत पसंद बनो, यानी कि तुम्हें जो है ना वो नेगेटिव साइड्स देखनी चाहिए चीज़ों की बजाय इसके कि तुम पॉजिटिव देखो कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तुम ये देखो कि नेगेटिविटी क्या है। तो जो रियलिस्ट है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो इसलिए वो पेसिमिस्ट अप्रोच रखते हैं आईआर के हिसाब से। तो ये जो स्ट्रेटेजिक थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या हम जो पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक डिस्कशन सारी हमने की हुई है, स्ट्रेटेजिक कल्चर हम इससे पहले देख चुके हैं, तो उसमें हमें ये रियलिज्म जो है ये देखने को मिलेगा, हकीकत पसंदी देखने को मिलेगी और वो चीजें देखने को मिलेंगी जो हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं, ना कि आइडलिस्ट अप्रोच के तहत हम ये कहें कि भाई सब अच्छा है और क्योंकि सब अच्छा है तो इसलिए हमें जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेना चाहिए। तो रियलिस्ट इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। तो अब इसमें डिटरेंस जो है ये भी एक रियलिज्म की ही थ्योरी है और उसके अंदर वो क्या कहते हैं जी, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटरेंस है क्या। ठीक है, चाहे हम इसे डिटरेंस कहें या चाहे न्यूक्लियर डिटरेंस के। अब न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब ये है कि अब जैसे 20वीं सेंचुरी है या 21वीं सेंचुरी है कि जब से जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, तो वो न्यूक्लियर डिटरेंस है जिसमें स्पेसिफिकली जो है इसको डिस्कस किया जाता है 1970s के बाद से। तो डिटरेंस जो है आप कहें या न्यूक्लियर डिटरेंस कहें। अब एक रोमन प्रोवर्ब है, वो क्या है जी कि इफ वन वांट्स पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आपको जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जबकि ये देखिए कितनी हकीकत पसंदी की बात है कि ये एक हकीकत है कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं, इसमें आप देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलता है कि इस्लाम ये कहता है कि भाई आपको हर टाइम पे जो है वो वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन वॉर करनी नहीं है क्योंकि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब है। लेकिन आपको प्रिपेयर हर सूरत में हर टाइम के हिसाब से आपको रहना चाहिए ताकि किसी भी टाइम पे आप पे जंग मुसल्लत की जाए तो आप उसका जवाब दे सके। तो अगर आप प्रिपेयर हैं वॉर के लिए तो तब ही जो है वो आप पीस के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। तो यही जो वॉर के लिए प्रिपरेशन है, यही हम इसे कह सकते हैं, ये डिटरेंस है। ठीक है, अब देखिए डिटर जो है ये एक वर्ड डिटरेंस जो है ये डिटर से निकला, जिसका मतलब है कन्विंस समवन, किसी को राजी करना। किसके ऊपर, यानी किसी से मुराद यहां पे स्टेट है, याद रखिएगा यहां स्टेट है, बंदों की बात नहीं हो रही। तो समवन अवॉइड फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, यानी कि कुछ बुरा करने से एक स्टेट को डिटरेंस जो है वो रोकती है कि भाई वो किसी भी दूसरी स्टेट के लिए कुछ भी बुरा ना करे। और अगर वो ऐसा करने का सोचेगा तो क्या होगा, रिजल्ट्स वुड बी पेनफुल। तो नतीजा क्या होगा, नतीजा बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही दर्दनाक जो है वो नतीजा होगा। तो इसलिए डिटरेंस का जो पर्पस है वो क्या है कि भाई दूसरी स्टेट्स को एग्रेशन से रोकना और अपने ऊपर अटैक से या हमले से रोकना। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो इससे फायदा तो जो है वो कम हासिल करेगा, लेकिन इसके बदले में जो उसे नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फायदा जो है वो थोड़ा है, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं एग्जांपल के तौर पे कि भाई अगर एक बंदे को जो है वो कोई काम कर रहा है तो उसके नतीजे के तौर पे उसे अगर 100 रुपए का फायदा हो रहा है तो लॉस हो रहा है 1000 रुपए का, तो वो कोई बेवकूफी होगा जो है वो 100 रुपए के फायदे के लिए 1000 रुपए जो है वो अपने गवा दे। और खास करके अगर वो रियलिस्ट है तो, ठीक है, हकीकत पसंद है तो वो हकीकत पसंदी के हिसाब से देखेगा। तो ये जो थिंकर्स है इन्होंने भी यही बात की कि भाई डिटरेंस जो है एक्चुअली में इसमें हम अगर डिटरेंस में जाते हैं तो हमें एक जीरो जो है वो हमें देखने को मिलता है, जीरो हमें थ्रेट देखने को मिलता है वॉर का। क्यों, क्योंकि हकीकत पसंद कभी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि वो 100 रुपए के फायदे के लिए 1000 रुपए का नुकसान कर दे। ठीक है,
तो इसलिए अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत पेनफुल होगा। इसलिए डिटरेंस का जो पर्पस है वो क्या है कि वो क्या करता है जी, वो डिस्करेज करता है किसी को भी कि भाई किसी भी स्टेट को कि वो कोई भी एग्रेशन जो है दूसरी स्टेट के खिलाफ शो ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो उसका जो उसे पे करना पड़ेगा वो बहुत हायर होगी, और जो उसका फायदा होगा उससे बहुत ही ज्यादा जो है उसका नुकसान हो जाएगा। या तो वो कितना डिस्ट्रॉय होगा जी, लार्जली बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय हो सकती है दूसरी स्टेट, या कंप्लीटली भी जो है वो तबाह हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे कंप्लीटली या लार्जली को समझने के लिए एक छोटा सा फिनोमेना है, ठीक है, डिटरेंस के अंदर, उसको पहले समझते हैं। वो है फर्स्ट स्ट्राइक वर्सेस सेकंड स्ट्राइक। अब ये फर्स्ट स्ट्राइक या सेकंड स्ट्राइक क्या है? अब यहां पे आप समझ चुके हैं कि डिटरेंस क्या है, कि भाई डिटरेंस का मतलब है आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, या आपने जो असला है वो इसलिए बनाना है ताकि आप दूसरे को डरा के रखें, और जब उसमें डर पैदा होगा, फियर जो होगा, ये सारी की सारी गेम जो है वो फियर की है और थ्रेट की है, कि आप जब किसी को धमकी देते हैं, धमकाते हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा किया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अब देखिए, दो लोग हैं तो आप अक्सर देखते हैं एक बंदा दूसरे बंदे को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ये जो लफ्ज है क्या करता, उसने पता नहीं क्या करना है, कुछ करना भी है कि नहीं करना, हमें यह नहीं पता, लेकिन ये जो वो थ्रेट देके चला गया एक बड़े जबरदस्त अंदाज में कि तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, तो ये जो क्या करता है इसने खौफ पैदा कर दिया, एक फियर क्रिएट कर दिया, एक थ्रेट की वजह से जो है। अब क्या होगा, यार पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं मार देगा, ये करेगा वो, तो इस फियर की वजह से कोई स्टेट किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं करती। जैसे रशिया ने क्या किया जी, रशिया ने जो है वो कहा जी अगर यूक्रेन की हेल्प में कोई जो है वो कंट्री यूरोप का खुल के सामने आया, वेस्टर्न यूरोप का खास करके, तो फिर तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूं। तो अब ये खौफ ऐसा है कि कोई भी मुल्क जो है वो सामने आके जो है फुली जो है जिस तरह अपनी आर्मीज नेटो वगैरह जो भेजती है वैसे उसकी हेल्प नहीं कर रहा यूक्रेन की, सिर्फ खौफ की वजह से कि रशिया को पता नहीं क्या कर देगा। तो ये जो पता नहीं क्या करने वाला है, यही फियर जो है डिटरेंस है, कि भाई आपने असला बनाया ताकि दूसरे को डरा के रखो और वो आपको तंग ना करे और आपकी बातें भी मानता रहे। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्राइक की और सेकंड स्ट्राइक की। तो देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक ऐसे है कि आप यूं समझिए इसे कि लेट्स सपोज एक स्टेट है, स्टेट ए, ठीक है, और दूसरी साइड पे है एक स्टेट बी। अब ये स्टेट ए और स्टेट बी है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो मौजूद हैं, स्टेट ए के पास भी हैं, स्टेट बी के पास भी हैं। अब अगर फर्स्ट स्ट्राइक ये है कि पहले जो हमला करेगा, पहला जो हमला है वो फर्स्ट स्ट्राइक है, तो न्यूक्लियर हमले कभी भी या कोई भी हमले हो तो वो ऐसे नहीं होते वॉर्स के अंदर, जिसे हम टोटल वॉर कहते हैं, कि जब हमने दुश्मन को कंप्लीटली तबाह करना हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हमने वहां से मिसाइल छोड़ा और यहां पे आके गिरा और ठीक है, जहां पे गिरा, जिस शहर पे गिरा, जिस सिटी पे गिरा, कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये वॉर्स बहुत ही जो है वो, एक तो इसमें बहुत ज्यादा जो है स्पाई सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जासूसी इन्वॉल्व होती है, तो उनके पास पूरी पूरी रिपोर्ट्स होती हैं कि भाई कहां कहां पे इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कहां किस किस जगह पे क्या क्या मौजूद है, और वो वहां से उस टारगेट को उसके अकॉर्डिंगली लॉक करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कंट्री भी लेट्स सपोज फर्स्ट स्ट्राइक करता है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट स्ट्राइक करता है तो फर्स्ट स्ट्राइक ये कभी भी ये सोच के नहीं करेगा कि भाई ये हमला कर दो, उसके नतीजे के तौर पे जब वो हमला करे तो फिर आप भी तबाह हो जाओ। कंट्री बी की I'm sorry, तो कंट्री बी की पूरी ये कोशिश होगी कि भाई वो ऐसे हमला करे कि वो ऐसे टारगेट्स को लॉक करे, 10 करता है, 12 करता है, 50 करता है, 100 करता है, वो ऐसे टारगेट्स को लॉक करे कि वो पहली ही दफा में फर्स्ट स्ट्राइक में ही जो है वो कंट्री ए का काम तमाम कर दे और उसे इतना नुकसान 70 to 80% पहुंचा दे कि वो सेकंड स्ट्राइक के लिए यानी जवाबी वार दे ही ना सके, तभी तो वो बचेगा कंट्री बी, अदरवाइज तो बचेगा ही नहीं। लेकिन यहां पे ये भी इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या वाकई में उसने जो टारगेट्स लॉक किए वो वाकई में जो है वो स्टेट ए को इतना नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए फिर वो फियर क्रिएट होता है कि यार क्या पता हम इस पे हमला कर दें, कि अगर स्टेट ए पे हम हमला करते हैं लेकिन नतीजे के तौर पर हमें जो है हमारा स्पाई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा या हमारे टारगेट सही से जो है वो हासिल नहीं होते, तो फिर जब ये वापस में स्ट्राइक करेगा तो उसके नतीजे के तौर पर हम भी तबाह ही होंगे। तो ये जो खौफ है कि भाई अगर मैंने हमला किया तो ये मुझ पर करेगा, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो फर्स्ट स्ट्राइक की काफी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपके पास अच्छी खबर है, अच्छा स्पाई सिस्टम है और आप फर्स्ट स्ट्राइक कामयाब करते हो तो कंट्री ए जो है वो इस काबिल ही नहीं होगा कि वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन अगर वो इतना पावरफुल है और वो आपको आगे से रिस्पॉन्ड करता है तो फिर आपकी खैर नहीं होगी। तो इसलिए जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस सिस्टम के अंदर। तो इसलिए आपको जो है ना इसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर इसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, आपको अपने वेपन्स को मूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल है, हर मुल्क की करता है खैर, तो पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही जगह पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख के जो है वो बैठ जाए। वो बल्कि टाइम टू टाइम 6 महीने, साल के बाद, 3 माह के बाद उसको मुसलसल चेंज करता रहेगा कि अब वो चीजें तो जो है दुश्मन की नजर में आ चुकी हैं कि भाई यहां पे इसने रखा हुआ है और वो लीक हो सकती हैं, तो इसलिए वो क्या करेगा, उनको मूव करता रहेगा ताकि अगर दुश्मन पुराना जो उसके पास जो रिपोर्ट्स मौजूद है उसके ऊपर अटैक करता भी है तो वो फेल हो सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक का जो है फिनोमिना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
वाई डिटरेंस इज इंपॉर्टेंट, कि भाई डिटरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए उसमें सबसे पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। और ये बात है रियलिज्म की, सारी हकीकत पसंदी की। आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कोई आप आज आपको कह रहा है कि भाई ठीक है मैं हमला नहीं करूंगा, तो क्या कल भी वो हमला नहीं करेगा? वहां पे तो गवर्नमेंट चेंज हो जानी है, सिस्टम चेंज हो जाना है, उसकी नीड्स चेंज हो जानी है। इसलिए ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए डिटरेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अनार्की है दुनिया के अंदर, और यही रियलिस्ट कहते हैं कि भाई दुनिया में हर साइड पे असला है, सब कुछ है, जंगें हैं, लड़ाइयां हैं, तो दुनिया के अंदर एक लड़ाई अनार्की है। अनार्की को आप यूं समझें कि आप एक जंगल में हैं, ठीक है, और जंगल में क्या है? जंगल में माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हर सूरत जो है अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वेपन्स तैयार करने पड़ेंगे। कोई भी खूनख्वार जानवर जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए आपके ऊपर हमला कर सकता है, या अपनी सिक्योरिटी के लिए हमला कर सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है। तो ये दुनिया भी एक जंगल है, अनार्की है, कोई पता नहीं किस टाइम पे क्या हो जाए, इसलिए आपको डिटरेंस के लिए तैयार रहना है। थर्ड पे हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे अटैक ही करेंगे, लेकिन आपको खुद को पहले तैयार रखना होगा ताकि दूसरा आपसे डर के रहे और आप पे अटैक ना करे, और आप जो है वो फियरलेस होके वहां पे सर्वाइव कर सके, आप काम कर सके। तो इसलिए जो सर्वाइवल है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिस्टम मौजूद हो। आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक स्टेट की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सोवरेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से स्टेटस को बरकरार रखने के लिए जो बड़ी पावर्स हैं, ठीक है, जो दुनिया की बड़ी पावर्स हैं, उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और वो एक दूसरे के मुकाबले में बना रहे हैं, तो ये स्टेटस को है। अगर एक नहीं बनाएगा, दूसरा बना रहा है, तो फिर वो मुल्क ऊपर हो जाएगा। तो अपनी ताकत को बरकरार रखने का एक तरीका है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, और डिटरेंस इसलिए जरूरी है। नंबर 6 पे हम ये कह सकते हैं नेशनल रिस्पेक्ट बहुत होती है इससे, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन 57 कंट्रीज या 56 पाकिस्तान को छोड़ के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास या एक इस्लामिक कंट्री के पास एटम बम है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि है हमारे पास, लेकिन वो पूरी को पूरा जो है इस्लामिक वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखता है। तो जिसके पास होगा, जाहिर बात है, ताकत वालों को रिस्पेक्ट से ही देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जी वर्ल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है, कि जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है। लेट्स सपोज इंडिया में इस टाइम पे अगर हम ये कहते हैं कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट अगर सपोज कर लेते हैं वो ये कहती है कि भाई हम आज एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और यहां पे जो है वो इमरान खान साहब की या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो हम ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई अटैक नहीं करेंगे। एक एग्रीमेंट हो गया, हुकूमत ने रहना है 5 साल के लिए। अब 5 साल के बाद बीजेपी की जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। गो के कांग्रेस की पॉलिसी ज्यादा लिबरल है, बीजेपी तो कंजर्वेटिव पार्टी है। लेकिन अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो कहती है भाई हम तो, आपने पुरानी गवर्नमेंट से मुआहदा किया था, हम तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा जो कल्चर है वो क्या है, वो दुश्मन को ललकारने के ऊपर है, कि जब हम दुश्मन को ललकारेंगे तो उसके नतीजे के तौर पर हमें वोट मिलेंगे और वो पार्टी पावर में आएगी। तो इसलिए वो ये इश्यूज जो है वो रखती है। तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा, है ही ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि हम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते कौन हमेशा रहेगा और कौन किसके ऊपर यकीन किया जाए, इसलिए आपको ऐसा पे डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। और नंबर 8, नो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, कि इंटरनेशनल, जैसे मैंने कहा, जंगल का कानून है, कोई कहीं किसी की सजा नहीं, कोई जजा नहीं। अगर जैसे अमेरिका ने अब जापान के ऊपर अटैक किया वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, तो सवाल यह है अमेरिका को किसी ने पेनल्टी दी या कोई उसके ऊपर कोई चार्ज हुआ? उसने कहा हमने इंसानियत को बचाने के लिए किया, लेकिन इंसानों को मारा भी तो सही। तो इसका मतलब यह है कि कोई इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप किसी को अकाउंटेबल नहीं बना सकते। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो इतना कमजोर है कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो हम ये कहें कि बड़े पावरफुल जो लोग हैं, उन पावरफुल लोगों को लॉ कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो खुद बनाते हैं, वो सिस्टम से ऊपर होते हैं और सिस्टम उनके अंदर होता है। और ये हकीकत है। आप चाहे जितना भी कह ले कि भाई यूके ऐसा, अमेरिका ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा सिस्टम को बनाने वाले सिस्टम से ऊपर ही रहते हैं, तभी सिस्टम चलता है। तो इसलिए वो फ्लॉज ढूंढ लेते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ऐसा है, इसलिए आपको बनाना पड़ता है। अब देखिए यहां पे दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर में यहां पे एक बंदा जो है वो हाथ से एक गन वाले को रोक रहा है कि भाई तुम अगर मारोगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना। अब ये है बिना डिटरेंस के, यानी एक बंदा, एक स्टेट जो है, उस स्टेट के पास जो है वेपन्स हैं, ठीक है, और दूसरी स्टेट के पास वेपन्स नहीं है। तो अगर वो अटैक कर देती है तो क्या ये कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? इसके पास तो सिस्टम नहीं है, ये ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे में जाके रोक नहीं सकता। तो अल्टीमेटली ये फेल है, इसने तबाह हो जाना है। यहां से गोली लगेगी, इसने उड़ जाना है, ठीक है। और इस मारने वाले को कोई फेयर भी नहीं है कि भाई इसके पास तो कोई असला ही नहीं है, मारो इसे, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक दूसरी पिक्चर आप देखें, यहां पे इसमें आपको नजर आ रहा है दोनों के हाथों में गन है। अब सवाल यह है कि यहां पे इनको बहुत दलेरी चाहिए गन को जो है वो चलाने के लिए, क्योंकि इनको क्या पता कि पहले कौन चला दे, और पहले जो भी चलाएगा दूसरा मरेगा ही मरेगा। इसलिए ये अनसर्टेनिटी है। और दूसरा क्या पता दूसरे को लग भी जाए, उसके बाद भी उसमें इतनी हिम्मत हो या इतनी जान हो कि
जो वापसी पे दोबारा अटैक करके उसको मार दे, कि वो कहता है ना खुद तो डूबे हैं सनम साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो कुछ इस तरह का सीन है। तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा? तो लेकिन यहां पे ये एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है कि भाई छोड़ो ना मारो, पता नहीं मैं खुद ही मर जाऊं इसमें। तो ये जो खौफ है ना, क्योंकि वो अपने खौफ की वजह से ही मार रहा है, लेकिन उसको अगर अपने ही खौफ मरने का खौफ है तो कभी नहीं मारेगा, याद रखिएगा। तो ये फियर के ऊपर सारी गेम जो है वो बेस करती है रियलिस्ट की। तो इसलिए जो है ये डिटरेंस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की डिटरेंस की। और डिटरेंस पे हम देखते हैं कि हमें कोल्ड वॉर एरा जो है, ठीक है, जो 1945 से वर्ल्ड वॉर सेकंड से और सोवियत यूनियन के टूटने तक 1991 तक रहा, ठीक है, जिसमें सोवियत वर्सेस यूएस का एक पूरी की पूरी वॉर रही, मैं बार बार इसके ऊपर जिक्र कर चुका हूं। तो अब उसमें हमें ये डिटरेंस जो है देखने को मिलती है कि अगर अमेरिका ने जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया जी, कि एटम बम गिराए, तो उसने ये बता दिया कि भाई मेरे पास एटम बम है, ठीक है। अब वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया जो है वो एक किस्म का अलायंस का साथी था, लेकिन अब रशिया को पता चल गया या सोवियत यूनियन को पता चल गया कि भाई इसके पास एटम बम है, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे हर सूरत अपने आप को इक्विप्ड करना है। तो फिर उसने बनाया, फिर उसने भी एटम बम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है जी, यानी कि मुकाबला शुरू हो गया और यहां पे भी एटम बम बना। दूसरी साइड से फिर हमने देखा यहां पे अगर न्यूक्लियर वेपन्स बने, जो बना यहां पे भी बना, सबमरीन बनी यहां बनी तो यहां भी बनी, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट बने यहां पे मुकाबले के लिए यहां भी बने। तो दोनों का मुकाबले के लिए, यानी सिर्फ एयरफोर्स में जो बना वो एक मुल्क ने बनाया तो दूसरे ने बनाया, नेवी में जो बना एक ने बनाया दूसरे ने बनाया, आर्मी में जो बना एक ने बनाया दूसरे ने बनाया, तभी तो मुकाबला होगा। तो ये सारे का सारा जो है कोल्ड वॉर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई दोनों ने जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि भाई अगर अटैक किया तो दोनों के दोनों ही तबाह होंगे। तो वो कोल्ड वॉर का एरा चला कि भाई अटैक करने के बजाय जो है वो सरजंगी करो और एक दूसरे को जो है वो अलग अलग से जो है वो सपोर्ट करते रहो। तो जो यूएस वॉर प्लानर्स थे उस टाइम पे कोल्ड वॉर के अंदर, उन यूएस वॉर प्लानर्स जो है उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर सोच विचार की, और ये जो डिटरेंस की हमें थ्योरी देखने को मिलती है, ये सारी की सारी हकीकत पसंदी हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखने को मिलती है, वो है, ठीक है, कि भाई हाउ टू डिटर सोवियत, कि उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम कैसे जो है सोवियत यूनियन को रोक सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि वो अटैक ना करे दूसरे मुल्क के ऊपर, खास करके वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, यानी जर्मनी के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, ठीक है। तो इनके ऊपर अटैक ना करे, क्यों ना करे, क्योंकि ये तो एक्चुअली में यूएस के एलाय थे, तो इसलिए इनके ऊपर अटैक ना करे, कैसे रोका जाए, ये किसने सोचा? ये यूएस के वॉर प्लानर्स जो थे, उन्होंने स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स थे उन्होंने इस बारे में सोचा, ठीक है। तो उसमें जो है फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक रेस्ट, और ये बात जो है सोवियत को पता थी, सोवियत यूनियन को, कि भाई अगर रैशनलिस्ट अप्रोच के तहत सोचा जाए तो यूएस लीडर्स कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो सोवियत यूनियन के ऊपर जो है वो हमला कर दें या जंग कर दें। क्यों? क्योंकि ये तो सारी की सारी गेम रियलिज्म की है। तो रियलिज्म के अकॉर्डिंगली उन्हें पता है कि अगर यूएस हमला करेगा तो नतीजे के तौर पे वो खुद भी तबाह होगा। इसलिए सोवियत यूनियन को इस बात का पता था और वो इसका फायदा उठाता रहा, ठीक है। कभी एक जगह उसने कोई वॉर छेड़ी, कभी वियतनाम की वॉर हुई, कभी कोरियन वॉर हुई, तो इस तरह से मसले मसाइल चलते रहे, क्योंकि उसे पता था कि भाई रैशनलिस्ट थिंकर कभी भी अमेरिका को जो है उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे कि वो इसके ऊपर, रशिया के ऊपर या सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लगाए एक दूसरे को जो है वो स्ट्रेटेजिकली अपने जो है डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए, और अब भी जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जा रहे हैं, जिसे स्टार वॉर्स कहा जाता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जो कि जिसका पर्पस ये है कि भाई दूसरे मुल्क से जो हमले होते हैं उसको जो है वो रोका जाए, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले होते हैं तो उसको स्टार वॉर्स कहा जाता है, या फिर ये पूरा का पूरा एक इनिशिएटिव है यूएस का, ठीक है। पहले तो खैर रशिया ने ही लिया, उसके बाद यूएस ने इसको अडॉप्ट किया, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल वो लगाता है, यूएस लगाता है, ताकि वो अपने सिस्टम को स्ट्रांग कर सके, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं थ्योरी इसकी जो है वो काइंड्स की बात करते हैं, तो देखिए डिटरेंस में सबसे पहली किस्म आती है हमारे पास क्लासिकल डिटरेंस थ्योरी। अब क्लासिकल डिटरेंस थ्योरी क्या है कि डिटरेंस फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, कि हम डिटरेंस करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि एक शख्स जो है वो जंगल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जंगल में हर तरह के जानवर जो है वो मौजूद है, खूनख्वार भी मौजूद है, सब कुछ भी मौजूद है। तो उसके पास अगर एक चाकू वगैरह मौजूद है तो उसका पर्पस ये हरगिज नहीं है कि वो किसी के ऊपर हमला करेगा, हमले का पर्पस नहीं है, बल्कि सेल्फ डिफेंस जो है, ठीक है, सेल्फ डिफेंस का पर्पस है कि भाई मुझे खुद को जो है वो बचाना है इनसे, अगर मुझ पे किसी ने हमला किया तो मेरे पास जवाबी कार्रवाई के तौर पे जो है वो ये मौजूद होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर कोई स्टेट ए है और कोई स्टेट बी है, तो एक स्टेट ये सोच के बनाएगी कि भाई मुझे जो है वो इसलिए असला चाहिए क्योंकि मुझे दूसरे पे हमला नहीं करना, मुझे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो है तैयार रहना है, इसलिए मैं बनाऊंगा। तो ये क्लासिकल डिटरेंस थ्योरी है, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या है जी, क्राइम इज डिटर्ड बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, कि भाई क्राइम जो है, जो जराइम है, उन जराइम को कम किया जा सकता है, किस तरह से? सजा दे के या सजा के खौफ से।
से। अब देखिए अगर सजा ना हो तो फिर तो हर शख्स दूसरे को कत्ल कर दे, लेकिन वो कत्ल क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है भाई पाकिस्तान में अगर करेगा तो 302 का केस बनना है और उसने जो है जेल के पीछे होना है और फिर से फांसी हो जाएगी। तो उसका मतलब ये जो खौफ है कि भाई किसका, पनिशमेंट का, सजा का खौफ, वो उसे वो क्राइम करने से रोक रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी स्टेट के पास मौजूद है तो ऐसा नहीं करेगा। तो क्लासिकल टाइम्स पे भी ऐसा हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी हमने ये देखा, ठीक है, उसके बाद भी हमें ये देखने को मिला खास करके। तो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उसमें क्या होता है जी, उसमें हम कहते हैं जी स्ट्रेटेजिक पेरिटी है उनके पास, कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उनके पास, कि ये जो चीजें हैं ये उन्हें स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी देती हैं, एक ताकत देती है कि भाई हाँ हम सिक्योर हैं, हम महफूज हैं। और इस एनार्किक सिस्टम के अंदर जो है वो अपने आप को फिर सेफ महसूस करती हैं कि हाँ भाई अब हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे जंगल के अंदर एक इंसान, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वो कहते हैं जी हम कर सकते हैं। और इनका किस चीज के ऊपर रिले करते हैं? अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, बजाय इसके कि आप दूसरे के ऊपर भरोसा करें कि यार वो मुझ पे हमला नहीं करेगा, उस पर ट्रस्ट करें, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, ठीक है। और यही जो है ये बैलेंस ऑफ पावर है कि ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल टाइम्स में हमें ये देखने को मिलता है। तो क्लासिकल डिटरेंस थ्योरी जो है वो यही बताती है, यानी पहले वक्तों में भी एक स्टेट अपने आप को अगर ताकतवर करती थी, ठीक है, क्लासिकल मतलब ही जो है वो पास्ट टाइम से है, तो पहले वक्तों में अगर एक स्टेट अपने आप को पावरफुल करती थी, वेपन्स तैयार करती थी, तो इसलिए करती थी ताकि ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर हमला करे बल्कि अपनी सेल्फ डिफेंस को जो है वो सामने रखे। तो आज भी हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर पीस चाहिए तो पीस के लिए क्या होगा? पीस के लिए जरूरी है कि जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी दोनों बराबर होंगे तो तभी जो है अमन रह सकता है, अदरवाइज अमन नहीं रह सकता, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और रियलिस्ट क्लेम भी यही करते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं डिटरेंस के अंदर। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, वो क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या जो वीक पावर्स हैं, वीक न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो डिटर कर सकती हैं स्ट्रांग को? तो इसका जवाब जो है फिलहाल नो में है, या फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इसका जवाब जो है वो मुबहम है, हम इसका जवाब नहीं ले सकते। क्यों हम जवाब नहीं ले सकते? क्योंकि कोई भी कंट्री इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये नहीं कह सकता, ठीक है, पूरे यकीन के साथ कि भाई दूसरे मुल्क के पास, चाहे वो कमजोर है बेशक, लेकिन उसके पास कितने हथियार मौजूद हैं, कितने नहीं है, इसलिए ये किसी को नहीं पता, इसलिए ये चीजें छुपी हुई हैं। तो ये है क्लासिकल डिटरेंस थ्योरी। दूसरे नंबर पे आते हैं, हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस थ्योरी। एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस, जैसे हमने देखा क्लासिकल के अंदर हमें क्यों हथियार बनाने हैं, ताकि जो है हम अपने आप को पावरफुल रख सके बराबरी के लिए। अब एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंशियल का मतलब ये है एग्जिस्ट करना, अपने आप को जो है वो बचा के रखना, या अपने वजूद को जो है वो कायम रखना, ठीक है, वजूद को कायम रखना। अब कहीं पे आपको डिटरेंस की जो है काइंड्स मिलेंगी, कहीं पे सिर्फ ओवरऑल डिटरेंस की बात की जाएगी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो थ्योरी है, ये जो मैकजॉर्ज बाउंड्री साहब है, इन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर ये दी एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस थ्योरी, कि उसमें क्या था कि भाई एक साइड पे जो है वो यूएस था और दूसरी साइड पे जो है वो यूएसएसआर था, ठीक है, यूएस और यूएसएसआर का मुकाबला था। तो उसमें दोनों ने जो चीजें तैयार की, जो यूएस ने तैयार की वही जो है वो यूएसएसआर ने तैयार की, तो एक दूसरे की इक्वली जो है बराबरी के लिए तैयार करते रहे। क्यों तैयार करते रहे? अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद के लिए, अपनी बका के लिए, अपने आप के बका के लिए वो जो है एक दूसरे के मुकाबले में जो है वो चीजें या हथियार तैयार करते रहे ताकि वो अपने आप की बका कर सके। तो डिटरेंस का जो दूसरा पर्पस है वो क्या है? अपनी बका है अल्टीमेटली। तो इसलिए एग्जिस्टेंशियल थ्योरी जो है वो इस बात को डील करती है कि भाई हमने जो हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि हम जो है वो अपने आप को नुकसान से बचाएं, ठीक है, और वो नुकसान जो कोई दूसरी स्टेट हमें दे सकती है पावरफुल हो के, उससे हम खुद को बचाएं। तो इसमें यही है कि भाई हमें अनअवॉइडेबल सर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज से बचना है, और उसके लिए यकीनी है कि हम जो है वो वॉर से रुके रहें या बचे रहें, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम जो है वो काम करें। अब देखिए, अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इसमें डोमिनेट कौन करेगा? अब हम ये कहते हैं कि ओपीक न्यूक्लियर है, या हमें किसी को अंदाजा ही नहीं है कि दूसरी के पास, अब जैसे देखिए रशिया का अभी तक अमेरिका को यह हरगिज अंदाजा नहीं है कि रशिया के पास कितने जो है वो एटमी हथियार हैं, ठीक है। अब इसी तरह से यूएस को भी अंदाजा नहीं है कि भाई जो है वो इसके पास, रशिया को भी अंदाजा नहीं है कि यूएस के पास कितने एटमी हथियार है। तो जब ना एक को अंदाजा है ना दूसरे को अंदाजा है, ठीक है, और ना ही इन्होंने टेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए डोमिनेट कोई नहीं करेगा, फिर बराबरी होगी, फिर बाइपोलर होगा, जो कि 1991 के अंदर हमने देखा कि वो टूटा। लेकिन ये बाइपोलर इसीलिए होगा क्योंकि जब किसी को नहीं पता कि भाई वहां पे जो है वो क्या है, सब मुबहम है ना, ठीक है, सब मुबहम है, खुफिया है, तो ये थ्रेट क्रिएट किए रखेगा, एक फियर क्रिएट किए रखेगा। और लॉजिकली जो है वो एग्जिस्टेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकली अगर आप चीजों को देखेंगे ना, ठीक है, अकल अगर आप अप्लाई करेंगे, हकीकत पसंद अकल अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको जो है वो खुद को तैयार रहना पड़ेगा वॉर के लिए, और फिर या फिर आपको अवॉइड करने पड़ेंगे जी कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी अवॉइड्स हैं उसको। जैसे देखिए कोल्ड वॉर के अंदर क्या होता रहा, ये म्यूचुअल डिटरेंस थी, क्योंकि कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि ना एक ने जंग की ना दूसरे ने जंग की, अवॉइड किया उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को। उन्हें पता था एक ने भी किया दूसरे ने भी किया तो पता नहीं तबाही हो जाएगी, किसी को ही नहीं पता था किसके पास है किसके पास नहीं है, और यहां पर फिर ये फर्स्ट स्ट्राइक एबिलिटी आ जाती है, इसको मैं ऑलरेडी जो है वो समझा चुका हूं।
ठीक है। तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो है वो डिटरेंस को रखना, यानी एक स्टेट अपने वजूद को जब बरकरार रखती है उसके लिए वो जो हथियार तैयार करती है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करती है, तो वो जो है ना दूसरे के मुकाबले में ये एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस थ्योरी है। और नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तीसरी की, तो वह है स्ट्रक्चरल डिटरेंस थ्योरी। अब ये स्ट्रक्चरल डिटरेंस थ्योरी आप इसे कह लें न्यू थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो न्यू रियलिज्म जो है वो जो फेल हुआ, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ये उसी की एक देन है। कि देखिए स्ट्रक्चरल डिटरेंस थ्योरी का मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई चीज स्ट्रक्चरल के नाम से नजर आएगी तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है। प्रॉपर सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम का मतलब होता है एक पूरा का पूरा तरीकाकार जिसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और उन स्टेप्स के थ्रू जो है वो कोई भी चीज जो है वो अप्लाई की जाती है। तो ये जो स्टेप्स हैं, अब स्टेप्स का मतलब है वो चीज एक बाकायदा कानून बन गई, बाकायदा एक तरीकाकार के तहत वो अप्लाई होगी, वो ऐसे खुद से अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि स्ट्रक्चर हो गई ना। तो जब भी कोई चीज स्ट्रक्चर होगी, एक इदारा जो है अगर उसकी हम बात करते हैं तो इदारा कैसे काम करता है, देखिए इदारा स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है कि पहले जो है वो सबसे ऊपर से जो है वो कोई भी ऑर्डर आएगा, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, फिर वो एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे में, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चरल डिटरेंस थ्योरी का पर्पस भी ये है कि भाई अब क्योंकि दुनिया के हालात बदल चुके हैं और दुनिया में अनार्की है, तो अनार्की की वजह से अब ये कंपलसरी हो चुका, जो रियलिस्ट हैं वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि अब ये कंपलसरी हो चुका कि स्टेटस को अगर आपने बरकरार रखना है, अपनी पावर को बरकरार रखना है, ठीक है, तो आपको अब जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरली बनाने पड़ेंगे, यानी आपकी अब मजबूरी है, आपको बनाने हैं और आप उन्हें प्रॉपरली बनाएं। जैसे अब मैंने कहा स्टार वॉर्स जो है, स्टार वॉर्स में क्या कर रहा है अमेरिका, जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है, किसके ऊपर, अपने डिटरेंस को लेकर खर्च कर रहा है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज, चाइना जैसे कर रहा है, ठीक है, या इंडिया जैसे कर रहा है। तो अब ये किस्म का स्ट्रक्चर है, इंडिया पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में 6 मुल्क हैं, ठीक है, जिनके पास एटम बम मौजूद है, जो रिकग्नाइज्ड हैं। तो 6 मुल्क, अब ये कहीं मुबहम तो है नहीं कि भाई इनके पास एटम बम है या नहीं, अब सबको पता है। तो उसका मतलब यह है कि अब इन्होंने खुद को मजीद पावरफुल करना है और अपनी पावर को, अपने स्टेटस को बरकरार रखना है। उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए एक प्रॉपर वे में अब इन्हें जो है वो डिटरेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर साल जो है इन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, नए हथियार बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे के मुकाबले की चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये जरूरी हो गया अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए। तो ये स्ट्रक्चरल डिटरेंस है, ठीक है, और ये मॉडर्न रियलिस्ट थिंकिंग है कि भाई अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, डिटरेंस के बगैर, इसलिए आपको जो है ना वो डिटरेंस कंपलसरी है पीस के लिए। तो जब कंपलसरी कोई चीज हो जाए तो उसको सिस्टमैटिक वे में किया जाता है, पूरे का पूरा इदारे बना के सिस्टम के थ्रू जो है उसको किया जाता है, कि ऐसा नहीं कि बस बना दिया और जब किसी ने अटैक किया तो कर दिया, उसके ऊपर प्रॉपरली काम भी हो रहा है। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में काम करेगा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो कायम रखेगा, ठीक है, एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, दूसरे के साथ, ये वॉर्स को रोकेगा इस अनार्किक वर्ल्ड के अंदर। और अब एक्चुअली में अगर हर मुल्क के पास, लेट सपोज एक एज्यूम करते हैं कि दुनिया में जो है वो, अगर हम कहते हैं 204 मुल्क हैं और 204 वाले के पास ही जो है वो एटम बम आ जाता है या न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास, सबके पास बराबरी के आ जाते हैं, तो शायद रियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि शायद दुनिया में अमन आ जाए फिर, क्योंकि कोई मुल्क किसी दूसरे के ऊपर फिर अटैक नहीं करेगा, हर एक को खौफ होगा उसके आगे से रिस्पांस का, और नतीजे के तौर पे पूरी दुनिया तबाह होगी, या दुनिया हो ना हो वो मुल्क जरूर तबाह होगा जिसने वहां पे हमला किया। तो अब ये जो डिटरेंस है ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर हमें अमन रखना है तो हर एक को अब इस तरफ जाना पड़ेगा। गो कि उसमें भी आप देखें कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो नहीं बनाने देते, जैसे ईरान के हम एग्जांपल लेते हैं तो ईरान को नहीं बनाने दिया गया, कैसे, लेकिन अब ईरान ने फिर भी कहा मैं बनाऊंगा, क्योंकि ईरान को पता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, वो किसके ऊपर बिलीव करे, ईरान क्यों बिलीव करे और किसके ऊपर बिलीव करे। कल जो है वो इजराइल उसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है जी, और फिर कौन उसका जवाब दे होगा, इजराइल ने क्यों अटैक किया, क्या वो कोई ऐसा सिग्नेचर ले सकते हैं इजराइल से कि वो कभी भी ईरान के ऊपर अटैक ना करे, फिर ईरान को तो कोई जरूरत नहीं इतना पैसा लगाने की, ठीक है। और अगर ऐसा ही है तो फिर उन्होंने ईरान को क्यों रोका, तो इसका मतलब यह है कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हर सूरत अब कंपलसरी है कि आपको एटम बम बनाने हैं, आपको न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होती भी है तो वो बहुत ज्यादा, उसकी कॉस्ट हाई होगी, उसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा झुकानी पड़ेगी, जो अनबियरेबल होगी एक मुल्क के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो ये पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्रिएट करेगा। ये स्ट्रक्चरल डिटरेंस क्या कहती है कि भाई अगर हर एक के पास हथियार होंगे तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम को बरकरार रखने की मदद मिलेगी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि कई बार वॉर होते होते रही, क्यों रही, क्योंकि दोनों के पास एटमी हथियार थे, अगर ना होते तो इस टाइम तक जो है ना पता नहीं वॉर होके तो क्या क्या हो चुका होना था। अब इसमें कुछ चीजों के ऊपर जो है वो इजम्पशंस की जाती हैं स्ट्रक्चरल डिटरेंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में हर चीज इजम्पशंस पे बेस करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब इजम्पशंस की हम बात करते हैं उसमें पहली इजम्पशन क्या है,
वॉर डिसीजन इज डिफिकल्ट। सबसे पहली चीज ये है हु शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो वॉर है, जंग जो है, अब कौन लड़ेगा, ये फैसला कौन करेगा क्या जंग करनी है कि नहीं। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है, आप इसको जरा समझिएगा। देखिए जंग का फैसला किसने करना है, एट द एंड फाइनल डिसीजन होगा लीडर का। लीडर का मतलब ये है कि उस कंट्री के हेड का। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है या जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, डिसीजन तो उन्होंने लेना है, लेकिन क्या वो इतने ब्रेव हैं कि वो एक जो है वो एटमी जंग के अंदर एक दुनिया को धकेल दें या दो मालिक को धकेल दें और पूरा का पूरा सिस्टम तबाह कर दें। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतनी दलेरी किसी के पास नहीं आ सकती कि वो पूरी की पूरी जो है वो इतनी बड़ी तबाही के लिए तैयार हो जाए एट द एंड। क्योंकि ये डिसीजन तो खैर इलीट पूरी की पूरी लीड लेगी, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लीड दोनों मिलकर ये डिसीजंस लेंगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड रिस्पांसिबिलिटी उसी शख्स के ऊपर आएगी जो लीड करेगा। तो ये बहुत मुश्किल है, रिस्पांसिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल है कि भाई वॉर स्टार्ट कर दो। जैसे हिटलर ने लिया तो आज तक लोग हिटलर को गालियां देते हैं कि भाई हिटलर ने क्यों किया, लेकिन उसने इतनी दिलेरी उस टाइम पे दिखाई कि सिग्नेचर कर दी, अच्छा किया बुरा किया वो एक अलग बात है। तो ये बहुत मुश्किल है कि भाई वॉर स्टार्ट कर दो। तो ये जो है ना वॉर का आगाज करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके सब उस लीडर के ऊपर आ जाएगा और आने वाले वक्त में तारीख भी उसे याद रखेगी। सेकंड में हम ये कह सकते हैं कि अदर्स बिहेवियर बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, कि अब ये जो है दूसरे का बिहेवियर क्या है, क्या दूसरा वॉर करेगा कि नहीं करेगा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर होता है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, उससे भी फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के इशू कितनी बार हुए। अब हर बार हमने कहा कि भाई बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस हैं, बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस हैं, तो फिर हमने अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो इंटेलिजेंस है वो तो इत्तला दे रही थी कि भाई बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस हैं, लेकिन हमने अब उसके ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां से भी अटैक कोई नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर लेट सपोज यहां से कहा जाता है ये अटैक करने लगे हैं, तो इसका मतलब यहां से भी फिर यही बात होती है कि अटैक करने लगे हैं। तो ये बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है। दूसरों के बिहेवियर के बारे में हम नहीं कह सकते वॉर करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम कैसे खुद को तैयार रखें। तो ये बहुत ही अनसर्टेनिटी है। और थर्ड एजम्पशन क्या है, प्ले सेव की जो स्ट्रेटेजी है हमेशा वही ली जाती है और डिसीजन मेकिंग हमेशा इसी तरह से किया जाता है। और प्ले सेव का मतलब ये है इंतजार करो। गो कि ये बहुत मुश्किल है कि अगर दूसरी स्टेट कर देती है आपके ऊपर अटैक तो आप तो बर्बाद हो गए, आपको उसने फर्स्ट स्ट्राइक का फायदा लिया और आपके सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं भी वो कल को ये कह सकता है कि भाई मैंने जो है वो दुनिया को वॉर की तरफ, ये जंग की तरफ नहीं धकेला। तो इसलिए फिर हर कोई इंतजार करता है। फिर यहां पे एक सब्र का जो है ना एक सारे का सारा सिस्टम है कि भाई देखो दूसरा क्या चाल चलता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वो प्ले सेफ रहे, अपने आप को ना तबाह करे ना दूसरे मुल्क को करे, क्या पता क्या हो जाए। तो जो स्टेट डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, वो एस्टिमेट लगाते हैं इस चीज का कि वॉर जो है वो कैसे होगी या नहीं होगी, उसका नुकसान कितना होगा, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें जो है। तो ये प्ले सेफ स्ट्रेटेजी जो है ये इसमें नॉर्मली अप्लाई जाती है हम अगर देखते हैं तो अब स्ट्रक्चरल डिटरेंस का मतलब क्या है कि भाई अब हर चीज जो है वो अनार्किक वर्ल्ड है। इस अनार्किक वर्ल्ड में अब हर एक को एटम बम बनाए बगैर या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए अब आपको जो है वो इसके ऊपर प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। ये मॉडर्न थ्योरी है डिटरेंस की। अच्छा, अब यहां तक तो हमने बात कर दी जी डिटरेंस की, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं और देखते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है, और हम कहते हैं ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो इनके जो है वो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इसका। अब देखिए पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो बहुत दफ़ा जो है वो हालात ख़राब हुए और बहुत दफ़ा हमने ये देखा कि जंग होते होते रह गई। और जंग होते होते रह क्यों गई, क्वेश्चन ये है। ये जो रह गई है जंग होते होते, या जो छोटे पैमाने की जो स्ट्राइक्स वगैरह हुई, बॉर्डर स्ट्राइक्स, तो वो सिर्फ होकर खत्म क्यों हो गई, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी और वो था हमारे एटमी हथियार, दोनों के एटमी हथियार। तो उन एटमी हथियारों ने जो डिटरेंस क्रिएट की हुई थी उसके नतीजे के तौर पे हमें वॉर्स रह गई, ठीक है। तो उस डिटरेंस की वजह से अब देखिए पहले भी हमारी वॉर्स हुई, 1948 के अंदर हमारी वॉर हुई, 1965 के अंदर वॉर हुई, ठीक है, 71 के अंदर हमारी वॉर हुई। उसके बाद फिर अब ये जो वॉर्स हुई, ये वॉर्स एक्चुअली में तब हुई सारी की सारी जब हमारे पास भी एटम बम नहीं था और इंडिया के पास भी नहीं था। तो उन्हें पता था जो वॉर होगी वो बॉर्डर एरिया के ऊपर होगी और ठीक है उसके बाद जो है ना जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो जब से हमने एटम बम बनाया, जैसे हम कहते हैं इंडिया ने 1974 में बना ली थी, टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी, पाकिस्तान ने 85 के बाद जो है वो 1985 के बाद बना ली थी, तो इसके बाद से हमें कोई भी ऐसा जो वॉर है वो देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं देखने को मिली, इसलिए कि डिटरेंस थी और दोनों तरफ से खौफ था। अब जैसे कहा जाता है जी 1990 में इंडिया और पाकिस्तान का क्राइसिस बना कश्मीर के ऊपर, ठीक है, जब कश्मीर में बहुत ज्यादा हालात खराब हुए, वहां पर मुजाहिदीन की गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करने का इल्जाम मिला और एक मुसल्ला जो जद्दोजहद स्टार्ट हुई। अगले 10 साल जो है 1999 से 2000 तक बहुत ही खराब हालात रहे, तो पाकिस्तान और इंडिया वॉर एज पे आ गए, ठीक है, 1989 के बाद जब हालात खराब हुए थे। अब 1989 में ऑलरेडी हमने जो है वो उनको सपोर्ट करने, यानी कि उसमें हमने क्या कहा था जी, जो सार्क की कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर, सार्क की कॉन्फ्रेंस के अंदर बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो राजीव गांधी से बात हुई
थी, ठीक है, तो उसमें ये कहा था कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और उन्होंने सिग्नेचर भी किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हालात खराब हुए तो फिर पाकिस्तान और इंडिया वॉर के नेच पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी जो है वॉर नहीं हुई। क्यों वॉर नहीं हुई, उसके पीछे क्या था जी, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी थी। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी क्या, कि भाई अगर वॉर हो गई तो ये जो है वो सारे के सारे जो है दोनों तरफ से तबाही होगी, तो इसलिए वहां पे बचा। तो पाकिस्तान और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं, यहां पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर डिटरेंस ने काम किया 1990 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जी अच्छा, और इसी ये आगे बढ़ने से पहले इसी में जो है 1990 की जो हमारा जो क्राइसिस था पाकिस्तान और इंडिया का, इसके ऊपर ये जो हमारे जनाब हैं, ठीक है जी, सेम्यूर एम हार्श साहब, ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं एक, इन्होंने जो है एक पूरी की पूरी एक रिपोर्ट दी थी, और जो 1993 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है यहां पर सिर्फ डिटरेंस की वजह से रुके, और ये बिल्कुल वॉर क्राइसिस था, दोनों ही मुल्क जो है तैयार हो चुके थे। और उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या दी कि भाई दोनों ने जो है वो ओपनली अपने टैंक्स को जो है वो डिप्लॉय कर दिए थे बॉर्डर के ऊपर, यानी एक मुल्क ने भी अपने बॉर्डर के ऊपर, दूसरे मुल्क ने भी टैंक्स डिप्लॉय कर दिए, एक दूसरे के टारगेट सेट कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब सिर्फ वहां से किसी भी साइड से कोई भी छोटी सी गलती होनी थी कि यहां से ही अगर एक जो है वो बारूद उड़ता हुआ आता यहां पे, और यहां से भी रिस्पांस के तौर पे सब कुछ जाता, तो उसका मतलब यह है कि सब कुछ तैयार था, हर तरफ से जो है ना ऑर्डर, जो टारगेट्स हैं वो लॉक हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो है फिर ये टेंशन रिलीज हुई, ठीक है, और उसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो कन्विंस किया, या उसने जो है अपना रोल प्ले किया। तो एक्चुअली में जो है कहा ये जा, इस बंदे ने जो रिपोर्ट दी थी, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वॉर के लिए पाकिस्तान और इंडिया तैयार थे। लेकिन वही यहां पे फिर जो है वो लीडरशिप की एक बात आ जाती है कि डिसीजन कौन ले, ठीक है, डिसीजन कौन ले, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इतनी बड़ी वॉर की। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में जो है, या वो जो खौफ था कि भाई फिर फर्स्ट स्ट्राइक के बाद सेकंड स्ट्राइक का क्या होगा, तो उस खौफ ने जो है क्या किया जी, हमला करने से बाज रखा 1990 के अंदर, ठीक है। तो गो के वो न्यूक्लियर वॉर की एज पे थे। इससे पहले भी गो 1987 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 1987 में भी ऐसे हालात बने थे। और उसमें ऐसे हालात क्यों बने थे, जो एक ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ब्रास टास्क का 1986 और 1987 के अंदर, यानी ये नवंबर में स्टार्ट हुआ और जनवरी फरवरी तक ये गया, ठीक है। 86 के नवंबर में स्टार्ट हुआ और 87 की जनवरी फरवरी तक गया। तो इसमें क्या था कि इसमें इंडिया ये क्लेम करता है, ठीक है, ये अब 1990 से पहले की मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उस टाइम पे भी ये कहा जाता था कि इंडिया के पास तो एटमी हथियार मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान ने भी बना लिए थे। क्योंकि जनरल ज़िया उल हक साहब ने ये जो एक इंटरव्यू आपको यहां पिक्चर दिखाई दे रही है, इस इंटरव्यू में से अमेरिकन को ये बताया था कि भाई पाकिस्तान जो है वो 1985 तक जो है वो तकरीबन एटम बम बना चुका था, सिर्फ उसका टेस्ट पाकिस्तान ने नहीं किया था। और ये बात इंडिया को किसी न किसी सूरत पे जो है वो उनकी स्पाई एजेंसीज ने बता दिया था, और एक थ्रेट भी था, या बनाने के बहुत करीब था। तो इस वजह से जो है फिर इंडिया ने यहां पे हमला नहीं किया। लेकिन अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1987 की, इन क्राइसिस की। तो क्राइसिस में हुआ क्या कि इंडिया ने जो है वो एक पूरी की पूरी एक मशक की, ठीक है, यानी एक आर्म फोर्सेस की जो है एक पूरी एक्सरसाइज की, और ये इंडिया की तारीख की माना जाता है सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसमें जो है वो तीनों मिलिट्री फोर्सेस ने जो है वो हिस्सा लिया। और राजस्थान का जो इलाका है वहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ी फोर्स को जो है जमा किया। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल फोर्स से 60% ज्यादा, क्योंकि जब एक्सरसाइजेस होती हैं तो छोटे पैमाने पे होती हैं, तो उन्होंने पूरी की पूरी फौज को मूव किया, बॉर्डर के ऊपर लेके आए। तो उनका ये क्लेम था, यानी इंडियंस का क्लेम ये था कि भाई ये हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज की गर्ज से इतनी बड़ी फौज यहां बॉर्डर के ऊपर जमा की, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको उन्होंने ऑपरेशन ब्रास टास्क कहा। लेकिन पाकिस्तान को ये रिपोर्ट्स मिली, या पाकिस्तान को ये खौफ था कि इंडिया झूठ बोल रहा है, और इंडिया का पर्पस क्या है, अटैक करना, इसलिए वो हमें बताए बगैर जो है उसने बॉर्डर की तरफ मूवमेंट की, और वो किसी भी टाइम पे अटैक कर सकता है। और ये बात जब जनरल ज़िया उल हक साहब को पहुंची, पहले तो खैर टेलीफोन पे बातचीत होती रही, हॉटलाइन जिसे कहा जाता है, तो हॉटलाइन पे बात हुई, तो इंडिया ने कहा आगे से कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जो है हॉटलाइन पे बात होना बंद हो गई लास्ट एक महीने के अंदर। तो एक खौफ पैदा हो गया कि भाई कहीं अटैक ना हो जाए। तो पाकिस्तान ने भी फिर अपनी पूरी की पूरी फोर्स मूव की और बॉर्डर के ऊपर लेके आ गया। और मार्च 1987 में ज़िया उल हक साहब जो है वो क्रिकेट देखने वहां पे गए, एक टेस्ट मैच का कहा जाता है इंडिया के अंदर हो रहा था, तो उसको देखने गए, इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। वहां पे जो है वो राजीव गांधी के साथ ज़िया उल हक साहब ने जो है वो बातचीत की, और माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में जो है ये कुछ मैंने यहां पे इंग्लिश में कोट किया है, और ये बात कही राजीव गांधी साहब को कि मिस्टर राजीव, यू वॉन्ट टू अटैक पाकिस्तान, डू इट, but keep in mind that this world will forget Halaku Khan and Changiz Khan and will remember only Zia ul Haq and Rajiv Gandhi, because this will not be a conventional war but a nuclear war. In this situation, Pakistan might be completely destroyed, but Muslims will be there in the world. But
विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया हिंदुइज्म विल वैनिश फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। कि भाई ज़िया-उल-हक साहब ने क्या कहा? ज़िया-उल-हक साहब ने कहा बात यह है सरकार राजीव गांधी साहब को कि अगर आप अटैक करते हैं ठीक है, खुशी से आप हमला करें, लेकिन ये याद रखिएगा अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तबाह भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं। दुनिया में 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं इस्लाम बचा रहेगा और इस्लाम के नाम लेने वाले मौजूद रहेंगे। लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तान जो जवाबी आपके ऊपर वार करेगा उस नतीजे के तौर पर इंडिया को मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, और इंडिया और हिंदू सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, इसलिए हिंदुइज्म जो है वो दुनिया से खत्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी। तो ये इतने सर्द लहजे में जो है वो ज़िया-उल-हक ने जो है वो राजीव गांधी की आंखों में देख के बात की कि माना जाता है राजीव गांधी भी जो है वो उस टाइम पे जो है ना, यानी वो कहते हैं झुरझुरी उनके जिस्म के अंदर दौड़ गई। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने खैर मीटिंग्स वगैरह की और कहा कि भाई ठीक है, हम फर्स्ट फेज के अंदर 60% अपनी आर्मीज हम भी वापस लेके जाते हैं और आप भी वापस लेके जाओ। फिर उसके बाद जो है फिर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए और ये चीजें वापस गई। अब इसके पीछे एक पस मंजर है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इंडिया सच कह रहा था कि नहीं कह रहा था, वो सिखों के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा था, यहाँ पे भी हालात ऐसे थे, तो इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान फायदा उठाना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान के जो इंडिया के इंटरनल हालात हैं वो हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करे, तो इसलिए उनको भी अपनी तरफ से एक थ्रेट था और पाकिस्तान को अपना थ्रेट था। तो खैर ये जो है ना, तो न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से ही शायद जो है वो एक सिनेरियो भी रुका। तो उस सिनेरियो को कहा क्या जाता है जी? द रेसिप्रोकल फियर ऑफ सरप्राइज अटैक। ठीक है कि भाई आप अगर अटैक कर देते हैं तो आपके ऊपर सरप्राइज जो अटैक हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है ना फिर बहुत ही आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एक थ्रेट दिया ज़िया-उल-हक साहब ने, ये बहुत ही शदीद किस्म का जो है वो थ्रेट था, ठीक है। और 1990 तक ये कहा जाता है, 1990 तक जो है वो प्रोलिफरेशन जो थी वो ओपीक प्रोलिफरेशन थी, यानी कि अब इंडिया के पास भी एटमी हथियार मौजूद थे, पाकिस्तान के पास भी थे, लेकिन मुबहम थे, ठीक है, सामने नहीं थे। अब इंडिया को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है या नहीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी कि भाई हम बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो हम अमेरिका की वॉर में भी शामिल थे। तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान को भी ये पता था कि यार उसने बना लिया या बना रहा है, तो दोनों को जो है ना वो बना जरूर रहे थे कि भाई एटमी फैलाव जो है वो हो रहा है, लेकिन वो फैलाव मुबहम है, वो सामने नहीं है, ठीक है। और यहां पे भी एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है अगर इन कंडीशंस को देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया की, कि भाई पाकिस्तान ने अगर एटमी हथियार बनाए तो क्यों बनाए? अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अब उसका जो कॉम्पिटिटर है इंडिया जो है, इंडिया के पास ऑलरेडी मौजूद है एटमी हथियार, तो जब इंडिया के पास मौजूद है तो पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो है वो यहां पे बनाने पड़े, ठीक है। तो वो क्या था? वो एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस थ्योरी हम यहां पे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी जब क्राइसिस आया 1999 का, जब कारगिल वॉर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये कारगिल वॉर हुई भी, लेकिन ये एक लो पैमाने की वॉर थी और जिसमें जो है वो दोबारा से हम डिटरेंस की वजह से ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जंग पे आते आते बचे। मई से लेकर जुलाई 1990 तक जो है हमें ये देखने को मिलते हैं बीच में हालात, और ये वो टाइम है फर्स्ट टाइम, और जो मैंने फर्स्ट कहा 1990 की क्राइसिस जो मैंने कहा, इसको बहुत से जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है वो इसको एक्चुअली में डिटरेंस में नहीं मानते 1990 को, क्योंकि तब पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास जो है वो वाज़ेह तौर पे एटमी हथियार मौजूद नहीं थे, ठीक है। जब इंडिया के पास तो मौजूद थे, पाकिस्तान के पास नहीं थे। लेकिन 1998 में जब पाकिस्तान ने जो है, ठीक है, वो मई के महीने में 28 मई को जब यौम तकबीर मनाया, यानी पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके कर दिए और बता दिया कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, 1998 की बात कर रहा हूं। तो जब ये वॉर हुई अगले साल 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुई, तो इसको वो मानते हैं ये फर्स्ट जो है वो डिटरेंस की एक हमें एग्जांपल मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो फर्स्ट है 1990 की वो नहीं हमें मिलती, वो इसको ज्यादा काउंट करते हैं कि भाई 1999 की कारगिल वॉर जो है, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास वाज़ेह तौर पे अब सामने था कि उनके पास एटम बम मौजूद है, एटमी हथियार हैं, तो इसलिए उन्होंने किया। तो उसमें क्या हुआ कि जो कारगिल का इशू था, ठीक है, यहां पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये कारगिल की जो चोटी है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में अंग्रेज हमें तकसीम तो करके चले गए, लेकिन ये जो ऊंची बुलंद चोटियां थी उन्हें पता नहीं था कि हमारी नफरत इतनी ज्यादा है, तो उन्होंने ये बुलंद चोटियां जो है तकसीम करने से छोड़ दी। तो इसके ऊपर जो है वो 1985 के अंदर क्या किया जी, कर दिया, कब्जा कर लिया इंडिया ने। लेकिन क्योंकि ये इतनी है, फिर सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो जब वो सर्दियों में नीचे आए 1999 के अंदर, तो मुशर्रफ साहब यहां पे जो है वो एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के एक तौर पे यहां पे कब्जा करने की कोशिश की और काफी हद तक आगे भी चले गए। उनकी कोशिश ये थी कि जो श्रीनगर से एक हाईवे आता है, इसको अगर हम कट कर देंगे तो इंडियन फौजी यहां पे नहीं पहुंच सकेंगे, और इस तरह का उन्होंने कोई प्लान बनाया था। लेकिन फिर जो है वॉर जब वो सामने आ गई तो उसके नतीजे के तौर पर एक छोटी सी वॉर भी हुई और फिर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है उसके बाद ये मसले खत्म हुए। लेकिन जो दोनों मुल्क थे वो वॉर के एज पे थे, इवन जो छोटे पैमाने की वॉर थी वो हो भी रही थी, और इंडिया ने भी अपनी एयरफोर्स तैयार कर ली थी कि वो भाई अब पाकिस्तान के अंदर आके
अटैक करेगी इंडिया की एयरफोर्स जो है, उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। क्यों? क्योंकि इस वजह से हालात इतने खराब थे कि अब इंडिया के ऊपर भी उनकी लीडरशिप के ऊपर प्रेशर था कि भाई पाकिस्तान अब फर्स्ट स्ट्राइक ले चुका, ठीक है, पाकिस्तान पहले हमला कर चुका, अब आप जवाबी हमला करें। तो ऐसे में जो है फिर नवाज शरीफ साहब जो है वाशिंगटन को बुलाया गया या वो खुद गए। अब ये मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई आपको पता है काफी सालों से चल रही है, तो ठीक है, फिर उन्होंने वहां पे जो है फिर वो एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ और एक डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो उसको वॉर को रोका गया। तो ये वॉर जो रुकी एक्चुअली में वो यही फियर था कि भाई कहीं पे जो है वो एक पे हमला किया तो दूसरा भी कंप्लीटली तबाह होगा। तो ये बहुत खराब हालात यहाँ पे 1999 के बने जो है वो भी हमें देखने को मिले। तो उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अब ये हमें वक्फे से देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे, ठीक है जी, शमशाद अहमद साहब, उन्होंने ये बात कही भी थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म के एटमी हथियार इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेगा, बल्कि वो एटमी हथियारों के साथ रिस्पॉन्स करेगा। तो यानी हालात उस नहज पे पहुंच गए थे कि भाई दोनों साइड से अगर कुछ भी होता, एक साइड से भी जो अटैक्स होते दूसरी साइड से भी वही होते, क्योंकि अब यहाँ पे सर्वाइवल का इशू था। जाहिर बात है जब एक साइड से फुल फ्लेज जो वॉर है वो आपके ऊपर मुसलत की जाती तो उसके नतीजे के तौर पर जो है फिर दूसरी साइड से वॉर का जवाब दिया जाता, तो फिर उसमें चाहे जो है वो कोई भी वेपन्स होते तो फिर उसको जवाब जो है वो देना था। तो इसलिए जो है यहां पे ये हालात बन गए। तो फिर यूएस का जो रोल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा कि फर्स्ट में भी 1990 के अंदर भी यूएस ने ही रोल प्ले किया, क्योंकि वो हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों उनको जो है अब्बू जी मानते हैं। तो जाहिर बात है फिर वो हमें रोकते हैं और उन्हें पता है कि यहाँ पे खित्ते के अंदर किस तरह का होगा तो कितनी तबाही बनेगी या उसके जो अपने जो भी मकासद हैं। तो फिर यूएस ने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया और जो है वो रोकने की कोशिश की। और इंडिया इसमें चाहता नहीं था कि भाई वो जो है वो इस वॉर का बहुत ज्यादा फैलाव करे, बहुत ज्यादा, यानी दोनों मुल्क नहीं चाहते, जाहिर बात है, लेकिन इंडिया भी नहीं चाहता था कि इस वॉर को बहुत ज्यादा फैलाए, ठीक है, उसका जो है स्पेक्ट्रम बढ़ाए कि भाई वो साथ में एटमी हथियार भी यूज करना शुरू कर दे। ऐसा वो हरगिज वो भी नहीं चाहता था, क्योंकि जाहिर बात है अब यहाँ पे डिटरेंस है ना, डिटरेंस का पर्पज ये है कि आपको खौफ हो कि भाई दूसरा भी आपके ऊपर वही अटैक करेगा, इसलिए आप डरते हैं। तो इंडिया भी हरगिज ऐसा नहीं चाहता था कि वो इस तरह की कोई एक्सपेंशन करे जिसके के तौर पर उसको भी जो है वो बाद में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए उसने भी खुद को जो है वो रोकने की कोशिश की और वो भी जो है मान गया। जब अमेरिका ने मनाया तो वो भी उसने कहा ठीक है। अब यहां पे क्लेम किया जाता है जैसे कारगिल वार के ऊपर कि भाई इंडिया कहता है वो जो है उसने विक्ट्री हासिल की और उसने अपनी जो है चौकियां वापस हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान कहता है कि भाई पाकिस्तान में, अब जैसे मैंने कहा कि मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि भाई जीती वॉर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने हरा दी। अगर वो अमेरिका ना जाते और अमेरिका की बात ना मानते तो इस टाइम पे जो है सियाचिन हमारे पास होता, सबसे बुलंद चोटी, और हम कश्मीर भी इस टाइम पे जो है वो हमने आजाद करवा लिया होता। लेकिन हकीकत ये है कि इसकी अगर कॉस्ट जो है अगर हम बात करें, अगर ये वॉर होती, कन्वेंशनल होती या न्यूक्लियर होती, तो जाहिर बात है इसमें हमें बहुत ज्यादा दोनों मालिक को जो है वो बहुत ज्यादा वॉर जो है वो इसकी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती। क्यों प्राइस पे करनी पड़ती? अल्टीमेटली दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो डिटरेंस ने जो है यहां पे अपना रोल प्ले किया और रोके रखा। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान कब डिटरेंस सामने आई या कब एक दूसरे के सामने वॉर में आए, तो 2002 के जो क्राइसिस थे जिसमें जो है पार्लियामेंट के ऊपर एक अटैक हुआ, ठीक है, और उसमें जो है कश्मीरी जो थे उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर दिल्ली में। तो उसका इल्जाम भी जो है वो लगा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के आईएसआई ने जो है स्पॉन्सर किया, इसलिए दोबारा से जो है वो हालात बन गए और फिर से पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के ऊपर सब कुछ डिप्लॉय हो गया, सारे हालात ऐसे बने। तो फिर जो है वो कुछ हालात बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते नॉर्मल हुए। लेकिन फिर से हम अगर रुके रहे इस 2002 के क्राइसिस के अंदर भी, तो उस क्राइसिस में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो डिटरेंस का था। अदरवाइज फिर से अगर जो है ना वही हालात थे, अगर डिटरेंस ना होता तो फिर क्या होता, हमला होता, उसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया वॉर कर चुके होते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी तकरीबन जो है वो 10 महीने तक चला। क्योंकि 10 महीने तक इसलिए चला कि देखिए जब पार्लियामेंट के ऊपर 2001 के अंदर जो है वो अटैक हुआ, यानी 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, उसके बाद मई में दोबारा से जो है वो एक अटैक हो गया, ठीक है, कलोचक मैसाकर जिसको नाम दिया गया, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने ये किया। तो दो बैक टू बैक जब अटैक हुए तो उसके बाद मई से लेके अक्टूबर तक का जो ये टाइम था तकरीबन जो है, तो इसमें जो है बॉर्डर के ऊपर फुल टाइम फोर्सेस डिप्लॉय रही, इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी रही, और हर तरह की जो है वो तैयारी कंप्लीट थी एटमी हथियारों के साथ कि भाई किसी भी टाइम पे अब वॉर होगी तो एटमी हथियारों के साथ उन्होंने टारगेट्स वगैरह लॉक कर दिए कि भाई इंडिया ने करना है तो पाकिस्तान के किन किन इलाकों को जो है, किन किन जगहों को टारगेट करना है, और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी जो है वो टारगेट लॉक कर दिए। तो दोबारा से जो है ये फिर 10 महीने तक टेंशन नहीं, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये बातचीत के थ्रू जो है वो सॉल्व हुई। तो पाकिस्तान इस बार भी जो है वो दोबारा से वॉर के एज पे आया, लेकिन डिटरेंस की वजह से दोनों मुल्क सेव रहे। उसके बाद अगर हम देखते हैं मुंबई अटैक, 300 लोग मारे गए, उससे भी ज्यादा जख्मी हुए, ठीक है। तो मुंबई अटैक जो है 2008 के अंदर जो हुए उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया वॉर के एज पे आ गए दोबारा से, फिर से वही टेंशन, फिर से वही हालात, दोनों मुल्कों के अंदर इमरजेंसी और इस तरह के हालात। फिर 2019 में जो पुलवामा अटैक हुए लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं, जिसमें हमने देखा अभिनंदन जो पायलट था
पाकिस्तान ने पकड़ा, ठीक है जी, और बाद में उसको जो है फिर वो चाय पिला के छोड़ दिया। तो उसमें भी जो है देखिए हालात किस तरह से हो गए कि भाई 27 फरवरी को ये जो हुआ, कितने ज्यादा बॉर्डर टेंशन हुई, दोनों तरफ से जो है ये कहा जा रहा था कि भाई रात को 9 बजे कहा पहले इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि जो उनके पास पाकिस्तान के पास रिपोर्ट थी, फिर कहा जी रात को 11 बजे करेगा, फिर कहा जी कल किसी टाइम पे कर देगा, सुबह 4 बजे कर देगा, यानी टाइमिंग भी साथ बताई जा रही थी कि भाई या तो रात को 9 बजे या सुबह 4 बजे किसी भी टाइम पे अटैक हो सकता है। और कहा जा रहा था कि 27 के लगभग इंडिया ने टारगेट सेट किए हैं कि जो पाकिस्तान में जो है उसने हमला करना है, कहां कहां पे, जहां जहां पे उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं या जो हमारी इस तरह से ऐसा सिस्टम मौजूद है, इसको तबाह करने से पाकिस्तान को लॉस होगा, यानी फर्स्ट स्ट्राइक के थ्रू वो हमें इतना नुकसान पहुंचा दे कि हम सेकंड के काबिल ही ना रहें। इस तरह से पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट्स लॉक किए हुए थे, लेकिन फिर जो है फिर वही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस वॉर की आसान तो नहीं है, तो फिर वो करते करते सब्र करते 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 फिर पाकिस्तान ने जब पायलट भी वापस भेजा, उसका पर्पस भी यही था कि भाई थोड़े से हालात नॉर्मल हो जाएं और ये जो टेंशन है रिलीज हो, क्योंकि ना तो इंडिया वॉर चाह रहा था ना पाकिस्तान चाह रहा था। अल्टीमेटली दोनों को वॉर सूट किसी सूरत भी नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर है ही ये चीज कि आप जो है ना वो 100 रुपए के लिए 1000 रुपए कभी नहीं गवा सकते अल्टीमेटली, तो इसलिए जो है वॉर होते होते रुक गई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डिटरेंस इन साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में एक्चुअली में दो ही मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंडिया। दो ही मुल्क से मुरादी है जिनके पास एटम बम है। अब ना तो बांग्लादेश के पास है, ना श्रीलंका के पास है, या हम कह सकते हैं जो है वो और तो मालदीव भूटान के पास भी तो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली डिटरेंस का यहां पर इशू है। और ये जो है ना, ये बहुत से लोग इसे कोल्ड वॉर से जो है लिंक करते हैं, लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट है वो बहुत अजीब है, यानी कोल्ड वॉर जैसा नहीं है। देखिए कोल्ड वॉर में क्या था, एक साइड पे यूएस था, दूसरी साइड पे रशिया था या सोवियत यूनियन था, और दोनों जो है उनके बॉर्डर कहीं से लिंक भी नहीं हो रहे थे, बीच में समंदर भी था, ठीक है, और उनका जो है ना और तरह से बॉर्डर थे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर आपस में जुड़े हुए हैं, इनका बिल्कुल और तरह का कल्चर ट्रेडिशन है, और साथ में जब बॉर्डर जुड़े हुए हैं इतने ज्यादा, ठीक है, तकरीबन कोई 1050 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान का इंडिया के साथ मौजूद है, तो फिर आप बताएं कि ऐसे में जो है वो यहाँ के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं उस कोल्ड वॉर से। तो यहाँ पे तो छोटी सी वॉर भी होनी है, और छोटा सा भी अगर इस टेंशन के दौरान आप सोचें, इस टेंशन में अगर जरा सा भी कोई चीज एक साइड से दूसरी साइड जाके गिरती और पटाखा ही छोटा सा होता, तो उसके इंजन के तौर पे उन्होंने खुद को जो है बचाने के लिए फुल टाइम एक वॉर जो है वो लॉन्च कर देनी थी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फिर एट द एंड हम बात करते हैं जी ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट डिबेट की। ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट डिबेट क्या है कि भाई जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, ठीक है, अब ऑप्टिमिस्ट लोग अगर हम बात करते हैं, लोग का मतलब है थिंकर्स, आईआर के जो थिंकर्स हैं हम उनकी बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, अगर आपने जो है ना बनाने भी हैं हथियार, तो ये एक्चुअली में रैशनल डिटरेंस थ्योरी है, ठीक है, यानी कि अकली है। अकली का मतलब ये हकीकत पसंदी के ऊपर बेस करती है, ठीक है ना, रैशनल है ना। तो अब जाहिर बात है जब रैशनल है तो उसका मतलब यही है कि भाई अगर आप एक मुल्क के पास जो है वो ताकत है तो दूसरे के पास ताकत नहीं है, तो फिर जो है वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नहीं रहेगी, तो आपको भी अल्टीमेटली ताकतवर होना पड़ेगा ताकि आप जो है वो उसका जवाब दे सके। तो जब आप भी ताकतवर है वो भी ताकतवर, उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। तो ये जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है ये स्टेबलाइज करती है, ठीक है जी, यानी ये कि चीजों को जो है वो कंट्रोल में से रखा हुआ है। तो ये एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस है, ये अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए अब ये जितना भी जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं, ये सब कुछ जो है अब ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल डिटरेंस है कि अब एक दूसरे के, जैसे इंडिया के पास अग्नि 2 है, पाकिस्तान के पास गोरी 2 है, यानी जो इंडिया के पास है वो पाकिस्तान के पास है, जो जितने भी हथियार इंडिया के पास हैं वो पाकिस्तान के पास है, जो सबमरीन इंडिया के पास वो पाकिस्तान के पास। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके पास एयरफोर्स में है, जो उनके पास नेवी में है, ठीक है, और जो उनके पास जो है वो आर्मी के पास है, पाकिस्तान भी यही कोशिश करता है कि वो सारी चीजें अब जो है वो पाकिस्तान के पास हो, इवन उससे अपग्रेडेड हो। तो ये जो एक दूसरे का मुकाबला है, ये अब ये आता है स्ट्रक्चरल डिटरेंस के अंदर कि भाई अब हम स्ट्रक्चरली जो है अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो ये अब ये चीजें एक किस्म का ग्रेट इक्वलाइजर है, ये अब बराबरी फराहम करती है, और इसी बराबरी की वजह से दोनों मुल्क जो है वो सुकून में है, ठीक है, और सुकून में जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता तो इंडिया की नीयत कभी खराब हो जाती या कभी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी चाहती, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों में जो है वो ये बहुत बड़ा इशू है, इलिटरेसी जो है बहुत बड़ा इशू है। तो हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो वोटर्स के लिए जो है ना वो करते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा हमारा जो इशू है वो है आइडियोलॉजी का। देखिए हम ये कहते हैं कि भाई 2 नेशंस थ्योरी के ऊपर हमने पाकिस्तान हासिल किया, ठीक है। अब 2 नेशंस थ्योरी क्या कहती है कि भाई हम हिंदू, वो मुसलमान हैं, ठीक है, सॉरी हम मुसलमान हैं और वो क्या है, वो है हिंदू। तो अल्टीमेटली हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। तो जो 2 अलग आइडियोलॉजीज हैं, तो यही जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है कि भाई हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें, और इसलिए हमने जो है वो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हासिल किया। तो ये हमारी आइडियोलॉजी की वॉर जो है ना हमारे बताती है कि हमारे लिए डिटरेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो हम किसी भी टाइम के ऊपर जो है ना हम हमला कर सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटलिस्ट है वो ये कहें कि भाई हिंदुओं को मारना सवाब है, और उनके कहें कि भाई मुसलमानों को मारना सवाब है, तो नतीजे के तौर पर यहाँ पे तो वॉर किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो ये इक्वलाइजर है, इसी वजह से हालात कंट्रोल है, ठीक है।
और एट द एंड अगर हम ये कहें कि वर्ल्ड विदाउट वेपन्स, अब वो आइडलिस्ट एक सोच है, ठीक है, आइडलिज्म की, कि भाई अगर किसी के पास भी नहीं होंगे। अब देखिए जैसे कहा जाता है कि भाई पूरी दुनिया के पास अगर एटम बम हो तो क्या होगा कि फिर यहां पे अमन हो सकता है, लेकिन अगर पूरी दुनिया के पास कोई भी जो है वो एटमी हथियार ना हो तो फिर भी तो अमन हो सकता है। सवाल ये है फिर भी तो अमन हो सकता है कि भाई फिर ना एक के ऊपर अटैक हो ना दूसरे के ऊपर हो, लेकिन कोई किसी की नीयत का कैसे जो है वो कह सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही आपको नजर आएगा, वो आएगा ट्रस्ट डेफिसिट का, कि किसी के ऊपर जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं ना, आपको यकीन ही नहीं है कि भाई दूसरा आपके साथ कैसे बिहेव करेगा। तो इसलिए फिर ये कंपलसरी हो जाता है डिटरेंस का। तो इसलिए जो ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं फिर ये इसको कंपलसरी समझते हैं। तो एट द एंड इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों के लिए। और आई एम सॉरी, मेरी आज तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, तो अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हो तो मैं आपसे माजर चाहूंगा। और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रेटेजिक थ्योरीज का वो खत्म हो रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।